गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस यस। सर। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस आप सभी लोगों को। एंड आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, है ना? काफी सारी शॉपिंग की होगी आप लोगों ने। सो टू बिगिन विथ, लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे नहीं, है ना? बट इस सेमेस्टर में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। सो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का रोल क्या होता है, पहले इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाई होगी, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का वेबिनार है वो इसी चीज पर है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को चूज करने के लिए दिया गया है फोर्थ सेमेस्टर का, तो वो कैसे करना है। हालांकि आपको फिर से मौका दिया जाएगा जब आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे कि इन केस इफ यू वांट टू चेंज, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को उतना आइडिया नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मे बी यू विल बी गिवन अ चांस टू चेंज इट, ठीक है। बट अभी ही आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए कि आपको चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है अपना कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको करना है। बट फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में आप लोगों को दो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। इसीलिए वहां पर थोड़ा सा सावधानी से आपको चुनना पड़ेगा। द रीजन बीइंग दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यदि आप नहीं अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं तो इट क्रिएट्स एन इरिटेशन इरिटेशन आने लगती है कि क्या बेकार ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लिया है, कुछ सा मटेरियल नहीं मिल रहा है, कैसे इसकी तैयारी होगी, एंड ऑल दैट स्टफ दिमाग में आने लगता है, जिसकी वजह से ना आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है और ना ही आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स जो है वो आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए। देखिए, लॉ सारे आपको एट द एंड एलएलबी कंप्लीट करने के बाद सारे लॉज आपको पढ़ने ही हैं। बट अभी हमें ऐसे सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए जिससे कि हमारा आसानी से मार्क्स आ जाए और हमारा ऑलरेडी एक पोर्शन ऑफ लॉ जो है वो थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि इस थर्ड सेमेस्टर के अंदर में आपने मोस्ट ऑफ यू ने डब्ल्यूसीसी चूज किया है। नाउ आई सजेस्टेड टू चूज डब्ल्यूसीसी बिकॉज आपने ऑलरेडी आईपीसी पढ़ लिया, आपने ऑलरेडी सीआरपीसी पढ़ लिया। तो क्राइम्स के ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द जनरल एक्ट्स, स्पेसिफिक एक्ट्स जो कि आप अभी पढ़ेंगे, तो वो सारे आपके अगर अभी से ही आप पढ़ लेंगे तो इन फ्यूचर यू विल इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर इट फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, या फिर लिटिगेशन में भी आप जाते हैं तो आपके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा उनसे रिलेटेड केसेस को। इसीलिए मैं आपको डब्ल्यूसीसी लेने के लिए कहा था लास्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के अंदर में, जो भी आप स्टार्ट होगा अभी आपका। बट यहाँ पर क्या है कि अब जो सब्जेक्ट्स आएंगे सेकंड सेमेस्टर में दे आर कंप्लीटली न्यू, ठीक है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ये कंप्लीटली नए हैं, और नए इन द सेंस की टॉपिक ही नया है। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही नया है, आपको सिखाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होगा, अब ये मिक्स होगा, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, तो एक एरिया, एक पोर्शन ऑफ लॉ को ये डिपिक्ट करने के बजाय ये थोड़ा थोड़ा हर जगह से टॉपिक को उठाएगा और आपका एक सब्जेक्ट तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाए और कम मेहनत लगे, प्लस मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। लास्ट ईयर जब हम लोगों का ये सब्जेक्ट था तो उस समय कोई बताने वाला नहीं था हम लोगों को कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बट बहुत मुश्किल से, बहुत बारीकी से परख कर कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई होगा, क्या नहीं होगा, उस चीज को परख कर ही डिसाइड किया गया था। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे क्या लेना है, और इनफैक्ट मैंने सिक्स सेमेस्टर तक का पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या पढ़ना है, और वही सब्जेक्ट मैं अभी भी चूज करता हूँ। तो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एलएलबी करने के बाद मैं थ्योरी पोर्शन पर पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा, तो इसीलिए मैंने अभी एलएलबी करने के दौरान में सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लिया ताकि लॉ के ऊपर मेरा एक अच्छा पकड़ हो जाए। बेयर एक्ट्स तो बाद में पढ़ना ही है, इसीलिए मैंने जूरिस्प्रूडेंस लिया फिफ्थ सेमेस्टर में, इसीलिए मैंने क्रिमिनोलॉजी लिया, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, इनमें आपको स्कोर करना भी इजी है, एंड एट द सेम टाइम आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, प्लस आपको लॉ का एक बेस, एक आधार आपका तैयार हो जाता है। अब इसी के आधार पर आपके सारे बेयर एक्ट्स जो हैं वो ड्राफ्टर्स बनाते हैं, ठीक है।
सो वो तो अलग चीज है, बट अभी का जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसमें है ये कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, आप लोगों में से कोई एक मुझे बताएगा कि वो कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं। यस प्लीज टेल मी, कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं, बोलिए। इतना तो आप लोग बताएंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स आपको मिले हैं चूज करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बताइए, कोई गलत हो जाएगी तो मैं तो हूं ही सही करने के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है 5, बताइए प्लीज। ओके, फर्स्ट इज जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट, जेंडर ओके, स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरा है ओके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा हम्म। लॉ, हम्म। चौथा है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, पांचवा है ओके। यूजी लॉ, ओके। छठा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हो गए? 5 सब्जेक्ट्स हो गए ऑप्शनल। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट होगा आपका जो कि कंपलसरी होगा। एंड ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 होगा, जिसमें कि आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इनके बारे में पढ़ना है। देन योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यू हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कुछ पार्ट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्लस आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सब आपको पढ़ना है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑप्शनल चूज करने की सोच रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको तो आपको पुख्ता करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैं बता दूं इज वेरी लेंदी, ठीक है, बहुत लेंदी है, क्योंकि इसमें 50 से भी ज्यादा केस लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी 60-70 केसेस हैं इसमें। ठीक है, सो आपको अभी से अगर आप नहीं तैयारी में लगे तो फिर लास्ट टाइम आपको बहुत हेक्टिक हो जाएगा, मैं पहले ही आपको इस बात से चिता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नहीं तो लास्ट मोमेंट पर बहुत दिक्कत होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी वेरी बल्की सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ अपार्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स जो कि मैंने आपको बताया, बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। और ये आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, ये फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सब। इसके अलावा आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कंपलसरी, वो है लेबर लॉ। लेबर लॉ के अंदर में आप लोग 2-3 एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ये 2 मेजर एक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना होगा लेबर लॉ के अंदर में। इसके अलावा इसी का कंटिन्यूएशन होगा आपके फिफ्थ सेमेस्टर में इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, तो वो इसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो वो आप पढ़ेंगे, इसीलिए लेबर लॉ पर अच्छा से आप, लेबर लॉ का सिलेबस बहुत छोटा है एक्चुअली, क्योंकि इसमें घूम फिर कर वही बात आती है कि भाई इंडस्ट्री क्या है बताइए, इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यूनियन क्या होता है बताइए, कौन यूनियन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, ये सारी चीजें आपको लेबर लॉ के अंदर में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें से चूज करना है, तो आपको मैं पहले बताता हूं कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे। जेंडर जस्टिस का जो सिलेबस है उसके अंदर में आपको पढ़ना होगा कि आप जो जेंडर है हमारे कंट्रीज में, तो इट इज नॉट ओनली विमेन। ठीक है, टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज आई हैव सीन, आई मस्ट नॉट से दिस, बट जेंडर का मतलब हम जनरली यही समझ लेते हैं, जेंडर जस्टिस का मतलब यही समझ लेते हैं कि जस्टिस फॉर विमेन, दैट इज नॉट द केस। सो प्लीज डोंट रीड दिस टॉपिक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस फॉर विमेन। ठीक है, जेंडर मतलब इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि जस्टिस सभी के लिए रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, सो जेंडर जस्टिस में आप पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि आपके जेंडर जस्टिस को प्रमोट करते हैं, और दूसरे लॉज भी जो हैं जो कि आपके जेंडर जस्टिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 1 मिनट में निकाल लेता हूँ सिलेबस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
आप सभी लोगों के पास भी अगर सिलेबस होगा इसका, और वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, लॉ फैकल्टी की वेबसाइट से। सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एनी एग्जाम्स, बट जो आपका ये वाला एग्जाम है उसके लिए आपको उतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे बस उसी को करना होगा, है ना। बाकी चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो जेंडर जस्टिस के केस में आपका जो सिलेबस है उसमें है, लास्ट ईयर जो था सिलेबस में उसी को मैं बता रहा हूँ, जो आपके वेबसाइट पर डला है ना पीडीएफ, उसी से बता रहा हूँ। द फर्स्ट चैप्टर वाज द इंट्रोडक्शन, दैट जेंडर जस्टिस होता क्या है, ठीक है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है, और मैन वुमेन और अदर्स ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझना है कि जेंडर इज नॉट ओनली विमेन, जेंडर जस्टिस इज नॉट ओनली जस्टिस फॉर विमेन, इट इज फॉर ऑल द थ्री कैटेगरीज जो कि हमारे इंडिया में है, अपार्ट फ्रॉम मेन एंड विमेन। जो तीसरी कैटेगरी जो भी होगी वो आपके जेंडर जस्टिस के कैटेगरी में आती है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर में आपको जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर में आपको विमेन से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें पैट्रियार्की एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है। सो जब भी हम बात करते हैं फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस की, तो उसके अंदर में हमारे मन में सबसे पहले यही बात आती है कि इंडिया में तो हमेशा से पैट्रियार्की चली आ रही है ना। तो पैट्रियार्की आखिर है क्या, किसे कहते हैं पैट्रियार्की? क्या एक मेल डोमिनेंस को पैट्रियार्की कहते हैं, या फिर ये कुछ और ही है? तो उसको आपको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैट्रियार्की। तो इसको समझने के लिए आपको इसमें एक्चुअली थ्योरी पोर्शन है, दिस इज जूरिस्प्रूडेंस, ये थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म बताया जाएगा, जैसे लिबरल फेमिनिज्म क्या होता है, रेडिकल फेमिनिज्म का क्या होता है। उसके बाद फिर जो फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था, जो अमेरिका में फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था, वो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है। ये अमेरिका में जो फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था वोटिंग राइट्स लेने के लिए, वो क्यों स्टार्ट हुआ था, उसका नेचर क्या था। उसके बाद सेकेंड वेव आया फेमिनिज्म का, वो क्या था, उसमें क्या चेंजेस किए गए पहले फेमिनिज्म के कंपैरिजन में, और आज के कॉन्टेक्स्ट में फेमिनिज्म ने क्या रूप ले लिया है, ये आपको समझना होगा। एंड हाउ इट इज हार्मिंग द सोसाइटी एंड हाउ इट इज गुड फॉर द सोसाइटी, ये दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच भी पढ़ाया जाएगा और सोशलिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच भी पढ़ाया जाएगा। देन योर थर्ड टॉपिक जिसके अंदर में आप पढ़ेंगे LGBTQH। अब ये जो LGBTQ ग्रुप जो क्रिएट हुआ है, उनका ह्यूमन राइट्स क्या है, उनके ह्यूमन राइट्स को कौन कौन से एक्ट्स और कौन कौन से स्टैट्यूट्स में रिकॉग्नाइज किया गया है, सच एज योर नालसा, है ना। नालसा के अंदर में आपका स्टैट्यूटरी राइट्स दिए गए हैं, प्लस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टैट्यूटरी राइट्स कुछ कुछ दिए गए हैं जो कि आपके LGBTQ ग्रुप को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको केसेस पढ़ने होंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। देन फोर्थ टॉपिक है दैट व्हाट इज द इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन जेंडर जस्टिस। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जेंडर जस्टिस लाना चाहते हैं तो कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन से ट्रीटीज हैं, कौन कौन से ये आपके लॉज हैं जो कि ऑपरेट करते हैं टू ब्रिंग जेंडर जस्टिस, ठीक है। इनमें से कुछ ऑलरेडी आपने अपने इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक्स के अंदर में, ह्यूमन राइट्स के टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो उसी को और आपको इलेबोरेट करना है। और किस तरीके से एक जेंडर के लिए जस्टिस अगर आप लाना चाहते हैं, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज योर जेंडर, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, उसके बारे में आप इस टॉपिक में पढ़िएगा। तो इस देख लीजिए, इस टॉपिक में पूरा का पूरा आपको मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं मिल रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस आ रहा है, तो सब कुछ मिला जुला कर इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मटेरियल आपको इनफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक में पढ़ना चाहते हैं, बेसिकली इस टॉपिक्स को विमेन जो है वो ज्यादा सेलेक्ट करती हैं, एंड ठीक है, और जरूरी भी है, क्योंकि एक विमेन के लिए विमेन आवाज उठाए तो ज्यादा बेटर वो होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन टॉपिक्स में आप देखिएगा कि विमेन जो है वो बहुत सारे विमेन आपके DU में बहुत सारे विमेन इस सब्जेक्ट को चूज करती हैं, तो ये टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ना होगा।
देन टॉपिक 5 के अंदर में सेक्सुअलिटी एंड मोरालिटी इन लॉ, लॉ के अंदर में सेक्सुअलिटी और मोरालिटी किस तरीके से काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी के अंदर में आपके रेप के लॉज जो है वो क्या है, अडल्ट्री के जो लॉज है वो क्या है, उसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो कि ऑलरेडी डब्ल्यूसीसी में आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़िएगा, वो आपको यहाँ फिर से देखना होगा। तो इससे रिलेटेड मतलब सेक्सुअलिटी और मोरालिटी से रिलेटेड इन लॉ, इंडिया में लॉ में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वो सारी चीजों पर आपको पढ़ना होगा। देन टॉपिक नंबर 6 है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लॉ। ठीक है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, किस तरीके से विमेन हो चाहे दूसरे जेंडर के लोग हों, उनको हर फील्ड में, हर फील्ड ऑफ इकोनॉमी में अलाउ करना चाहिए और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, जेंडर प्रोटेक्टिव लॉज होने चाहिए और जेंडर करेक्टिव लॉज होने चाहिए। तो बेसिकली इकोनॉमिक स्फेयर्स में भी उनको जेंडर के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये सारे आप 6 टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट टॉपिक इज योर रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो इसके ऊपर आपको बेसिकली और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ना होगा, आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ सेपरेट एक्ट्स हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है, मैटरनिटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लॉज प्रोटेक्टिंग विमेन अगेंस्ट वायलेंस एट होम। अब इसके अंदर में आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो पढ़ना है, उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ना है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 पढ़ना है। तो कुल मिलाकर बात यह है इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के अंदर, कि आपको एक जेंडर पर्सपेक्टिव से लॉ को पढ़ना है कि किस तरीके से लॉ ऐसे होने चाहिए जो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हर स्फेयर में, जो भी स्फेयर है, इक्वली काम करे और बायसनेस के बिना काम करे। अब ये आप इंटरनेशनल लेवल पर पढ़िए, ये आप जूरिस्प्रूडेंस लेवल पर पढ़िए, ये आप आईपीसी लेवल पर पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर पढ़िए, सब कुछ का मिला जुलाकर इसमें आपको हलवा पढ़ना है। और हलवा तभी अच्छा लगता है जब उसमें प्रॉपर मात्रा में चीनी होती है और प्रॉपर मात्रा में पानी डाला जाता है। तो ये बात का आपको ध्यान देना है कि चीनी ज्यादा ना हो जाए और पानी ज्यादा ना हो जाए, नहीं तो हलवा का टेस्ट खराब हो जाए। ठीक है, जो कि आज की डेट में देखा भी जा रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है, लोग इसको डिनाई करेंगे, आप लोगों में से कुछ लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करेंगे, बट दिस इज द रियलिटी कि फेमिनिज्म के नाम पर गलत हो रहा है, दैट इज द फैक्ट, इसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, सो ये चीज है। उसके बाद इसमें कुछ आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर इस सब्जेक्ट में आपको कुछ डाउट हो रहा है कि और क्या चीज पढ़नी होगी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक। सर इसका फ्यूचर रेलेवेंस क्या है? फ्यूचर रेलेवेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में आप देख रहे हैं कि जितने भी लॉज आ रहे हैं आज की डेट में वो जेंडर बायसनेस को हटाने के लिए लाए जा रहे हैं, संशोधन भी किया जा रहा है, अमेंडमेंट भी किया जा रहा है। तो विमेन और मेन और जितने भी अदर जेंडर हैं उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है। तो आप अब लिटिगेशन में अगर जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा बेस मिलेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्रिएट करने के लिए अभी के टाइम पर। फ्यूचर में जाकर आप तो ये सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट अभी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू विल हैव अ बेस कि आप समझ पाएंगे कि आखिर ये जो फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं, क्या वही फेमिनिज्म हमारे लिए सही है या फिर जो कुछ और फेमिनिज्म का मतलब था जिसे हम लोगों ने कुछ और बना दिया है। अगर हम जेंडर बायसनेस कहते हैं तो जेंडर बायसनेस में विमेन बायसनेस कहीं का कितना रोल है, क्या पूरा का पूरा जेंडर बायसनेस विमेन बायस सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है कि नहीं है। तो आपका एक आधार बन जाएगा, आपको एक नजरिया मिलेगा, आपको जुडिशरी में भी जाएंगे तो यू विल हैव अ व्यू पॉइंट। अगर आप जजमेंट भी देते हैं किसी ऐसे प्रॉब्लम पर जो कि आपका विमेन बायसनेस या फिर अदर जेंडर बायसनेस पे बेस्ड है, तो आप बेटर जजमेंट दे पाइएगा अगर आप एक्चुअल आधार जो है, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उसको समझ पाइएगा। और सर इसका इंटरनेशनली जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ कोलैबोरेट करके काम करना है इस फील्ड में, तो उसका क्या स्कोप है? इंटरनेशनली भी बहुत सारे कंट्रीज में आपको देखिए, अभी देखिए आपको शायद पता नहीं होगा या फिर पता भी होगा, इट इज एक्चुअली बहुत अजीब लगता है सुनते हुए, व्हेन इन अमेरिका, अगर आपने सुना होगा कि वहां पर जो ट्रांसजेंडर है
they are getting themselves converted into women by surgery, and then they are participating in the women sports. इस चीज के ऊपर बहस करने की कोशिश की थी लास्ट ईयर जब हम लोग थे, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, बट द विमेन कंप्लीटली डिनाइड। वो कह रही थी कि हम टीचर्स जो बताएंगे उसी को सुनेंगे, बट दिस इज एक्चुअली वेरी बिग प्रॉब्लम। यू कैन नॉट कंपेयर द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रांसजेंडर एंड वुमन। ठीक है, तो जब आप कंपेयर नहीं करते हैं, जब आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में भी ये चीज की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है ना, बट दिस इज नॉट राइट थिंग। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें बात करना पड़ेगा, और आपको और मुझे नहीं, सभी को बात करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो किताब में लिखा है हम बस उसी को फॉलो करते जाए, ऐसे लॉ नहीं चलता है। लॉ इवॉल्व बाय डिस्कशंस एंड आर्बिट्रेशंस। ठीक है, नेगोशिएशन थोड़ा होता है, थोड़ा आर्बिट्रेशन होता है, तो लॉ ऐसे इन्वॉल्व करता है। आप कंप्लीटली डिनाई कर दीजिएगा बिकॉज यू डोंट हैव अ पॉइंट ओवर इट, दैट इज नॉट गुड फॉर लॉ। ठीक है, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव फेस दिस सेम इशू। और आप किसी से बात करने जाइएगा ना फेमिनिज्म पर, इफ द गर्ल इज फेमिनिस्ट एंड शी डिक्लेयर दैट शी इज अ फेमिनिस्ट, शी विल नॉट टॉक टू यू फॉर मोर देन 1 hour। दिस इज द फैक्ट। अगर उसको लगेगा कि नहीं मैं गलत साबित हो रही हूँ, तो वो आपसे बात ही करना बंद कर। बट दिस शुड नॉट बी द सिचुएशन, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज पर कुछ गलत हो भी रहे हैं, देन यू एक्सेप्ट इट इफ इट इज एक्चुअली रॉन्ग। बट वी सोसाइटी में भैया नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। इफ आई एम रॉन्ग, देन इफ यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, देन आई मस्ट एक्सेप्ट इट। उसी में ब्रेवरी है, इसमें नहीं कि आप सामने वाले को गलत साबित करने में लगे हैं, चाहे आपका जो भी पूरा साम दाम दंड भेद लगाकर गलत साबित करने में लगे हैं। ये बात उन लोगों को समझ में आ रही होगी जो लोग एक्चुअली में सही और गलत के बीच में फर्क समझते हैं, एंड दे डू नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट देमसेल्व्स टू बी रॉन्ग इफ दे आर एक्चुअली रॉन्ग। लेकिन जिनके अंदर में आन बान शान वाली बात आ जाती है, ईगो का प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आ सकता है ये चीज। ठीक है, हो सकता है कि मैं हार्श फील कर रहा हूं, लेकिन दिस इज द रियलिटी। ओके, सो और कुछ? यस, और कुछ इस टॉपिक में पूछना है? आप लोग बिल्कुल शौक से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बट कीप दिस इन माइंड कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसे पढ़िए, अपना पहले से एक नजरिया लेकर मत पढ़िए उस सब्जेक्ट को। फर्स्ट यू रीड इट, अंडरस्टैंड इट, एंड देन डेवलप अ नजरिया, जिसको कहते हैं। एक नजरिया पढ़ने के बाद बनाइए, पढ़ने से पहले मत बना लीजिए। ठीक है, आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा ना, फेमिनिज्म की हिस्ट्री, देन यू विल कम टू नो कि फेमिनिज्म था क्या चीज और इसे आज क्या बना दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो सकता है, बट दैट इज नॉट द इशू राइट नाउ। तो आई होप कि फेमिनिस्ट ये जो सब्जेक्ट है, जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट जूरिस्प्रूडेंस, ये आपको समझ आया होगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। एंड आई होप कि आप लोगों में से बहुत लोग इसको चूज भी करेंगे, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज कर रहा है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 10-100 साल पहले जो वुमेन का हाल पुरुषों ने किया था, आने वाले 100 साल में जो वुमेन है पुरुषों का वही हाल कर दे। ठीक है, तो इसीलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें कि विमेन को एक तरफा पावर मिल जाता है, एंड विमेन आर एक्सप्लॉइटिंग दैट लॉज। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लॉज आर फॉर बैलेंस, नॉट टू एक्सप्लॉइट द पीपल। ठीक है, इस बात को अगर लॉयर्स नहीं समझेंगे तो सोसाइटी कैसे समझेगी, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई एम नॉट गिविंग यू माई दिस कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाह रहा हूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट, कि आप इस चीज को सोचिए, रियलाइज करें। ठीक है, तो आई होप कि इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, एंड नाउ यू कैन वेरी वेल डिसाइड कि वेदर यू मस्ट स्टडी दिस सब्जेक्ट और नॉट। ठीक है, शैल वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, दैट इज, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दुनिया में आज की डेट में उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, कॉम्पोजिशन कैसे होता है, और इंडिया किस तरीके से किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्शन करती है, इसके बारे में आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना होगा. So you have to study all the important international organizations such as WTO, such as IMF, such as your United Nations. तो इंडिया और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रिलेशन कैसा है, इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कैसे होती है, मतलब स्टार्ट कैसे होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली इन सभी चीजों से रिलेटेड है. सो अगर आप आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, देन यू मस्ट स्टडी दिस सब्जेक्ट. बट एक चीज इसमें डिमेरिट आपको ये मिलेगा दैट प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलेगा आपको इस टॉपिक के ऊपर. ठीक है, यू हैव टू डिग आउट, आपको अपने से खुद से डिग आउट करना होगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अपने लिए मटेरियल. ऐसा नहीं है कि एक बुक आपको मिल जाएगा उसी के अंदर आपको सब चीजें मिल जाएंगी. यू हैव टू डिग आउट प्रॉपर मटेरियल, क्योंकि इसके जो दुक्कीज है ना वो अवेलेबल नहीं है. आई विल टेल यू, इसके दुक्कीज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो एक जगह पर आपको इसके सोर्सेज नहीं मिलेंगे. उसके बाद टॉपिक्स की बात करें तो ऑलरेडी इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या होती है आपने पढ़ा इंटरनेशनल लॉ के अंदर अपने सेकंड सेमेस्टर में, है ना, जो आपने पढ़ा होगा रेपरेशन फॉर द इंजरी सफर्ड इन द सर्विस ऑफ यूनाइटेड नेशंस का जो केस पढ़ा होगा, उसमें बताया था कोर्ट ने कि लीगल पर्सनालिटी क्या होती है. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के. व्हाट डू यू मीन बाय पावर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड पावर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. तो कुल मिलाकर ऑलरेडी जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसी का अब एप्लीकेशन का समय आ चुका है इस सब्जेक्ट के अंदर. इस सब्जेक्ट में यू विल बेसिकली अप्लाई द थिंग्स. ठीक है, तो उसके बाद इसमें केसेस भी कुछ केसेस आप देखेंगे, सेम केसेस आपको मिलेंगे देखने के लिए. उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पढ़ना है इसमें. व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, जो कि ऑलरेडी आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा था कि व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू द एम्बेसडर्स एंड ऑल. तो अब आपको प्रिविलेज और इम्यूनिटीज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या मिलती हैं वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा. बट अगेन आई टेल यू कि इसके अंदर में प्रॉपर एक जगह पर मटेरियल नहीं है. उसके बाद यूरोपियन यूनियन क्या होता है, उसके क्या कॉम्पोजिशन है, पावर्स है, फंक्शंस है, वो आपको पढ़ना है. यूनाइटेड नेशंस के क्या क्या पावर है, कितने विंग्स है, कितने डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर, कौन क्या कैसे काम करता है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी. उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा. अगेन सेम थिंग, पावर्स, फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन, मेंबर्स जो है कौन कौन से हैं. तो इसमें आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है. ये बेसिकली उनको पढ़ना चाहिए जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वगैरह में रुचि रखते हैं या आगे उस चीज पर अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं. ठीक है, सिक्स सेमेस्टर के अंदर में आर्बिट्रेशन नाम से एक सब्जेक्ट है आपका. तो आर्बिट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस चीज को परस्यू कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं. इट इज गुड, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, तो इस सब्जेक्ट के अंदर इतना ही चीज है. एनीथिंग एल्स इन दिस सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू नो? यस, कुछ और जानना चाहते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा इस सब्जेक्ट से, बट बहुत कम मिलता है, बहुत कम, बहुत कम. ठीक है, और कुछ पूछना है इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर? बोलिए भाई, सन्नाटा क्यों है इतना? नो सर. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक, दैट इज योर कंपटीशन लॉ. कंपटीशन लॉ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कंपटीशन लॉ के अंदर में आपको
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कंपटीशन लॉ लेते हैं। द रीजन बीइंग कि इसके ऊपर मटेरियल्स भरमार है, बहुत मटेरियल्स हैं, और इसमें आपको बस एक बेयर एक्ट पढ़ना है और उसी बेयर एक्ट से सारी चीजें आपकी कवर हो जाती। ठीक है, आप जानते होंगे कि कंपटीशन एक्ट नाम से एक बेयर एक्ट है 2002 का, तो उसी के अंदर में आपकी सारी चीजें कवर हो जाती। बट बेसिकली who should study competition law? The person who are willing to do corporate lawyer, who want to become a corporate lawyer and who want to go into business में वो अगर अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो फिर उनको कंपटीशन लॉ पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज आज की डेट में देख रहे हैं कि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे समय में कंपटीशन लॉ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे कंपटीशन लॉ के हिसाब से ही गवर्न होते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि मोनोपोलाइज हो जाना चाहिए। जिस तरीके से आप देखते हैं इंडिया में, एग्जांपल में बताऊं तो रिलायंस एक कंपनी है। अब अगर रिलायंस जो है वो उसको मनमानी करने दिया जाए तो आप जानते हैं कि इंडिया में एक ही कंपनी बच जाएगी, वो है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के पास इतना पैसा है कि वो दूसरी कंपनीज को खड़ा ही नहीं होने देगी। ठीक है, तो इसीलिए एक कंपटीशन कमीशन जो है उसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। 2002 में उसके लिए लॉ भी लेकर आया गया। इससे पहले जो लॉ रेगुलेट होता था वो आपका 1979 शायद लॉ था, मोनोपोलीज ट्रेड करके एक एक्ट था, उसके हिसाब से गवर्न होता था। But after 2002, a new act in the name of Competition Act, the Competition Act के नाम से ड्राफ्टर्स ने बनाया और फिर उसका एसेंट दिया गया, 2003 से वो लागू हो गया। तो इस लॉ के हिसाब से जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्टेंस में है, इवन इफ दे आर आउटसाइडर, अगर वो आउटसाइडर भी है, मतलब फॉरेन कंपनी है लेकिन इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो उसके ऊपर वो कंपटीशन लॉ जो है वो लागू होता है। और कंपटीशन लॉ बेसिकली लागू होना भी चाहिए, क्योंकि मनमानी किसी को नहीं करने दिया जा सकता है। अगर इंडिया में एप्पल आ जाती है और क्योंकि एप्पल के पास बहुत पैसा है और वो अपना मनमाना रेट पर कुछ भी दे सकती है फॉर द टाइम बीइंग, जिससे कि उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो खत्म हो जाए और उसके बाद फिर अकेला वो बचेगा मार्केट में, अब उसके बाद वो मनमाना जो पैसा है वसूल करेगा। तो ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता है, इसी के लिए ट्राई बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में बनाई गई हैं कंपटीशन रेगुलेट करने के लिए, और इंपॉर्टेंस इनका इसीलिए हो जाता है। तो अगर आप 5th सेमेस्टर के अंदर में एक सब्जेक्ट है आपका बिजनेस रेगुलेशंस, तो अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे देन यू मस्ट रीड बिजनेस रेगुलेशंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। तो कंपटीशन लॉ के अंदर में आपको पढ़ना है बेसिकली यही कि एक कंपनी किस तरीके से मार्केट में कंपटीशन को बनाए रखते हुए अपना बिजनेस करेगी, मनमानी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को लोग चूज करते हैं क्योंकि मटेरियल काफी है और बहुत सारे जो आप स्टूडेंट्स हैं आपको कॉर्पोरेट फील्ड में जाने की इच्छा रहती है, क्योंकि कॉर्पोरेट फील्ड जो है बहुत ही आज की डेट में इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। तो कॉर्पोरेट फील्ड इज अ गुड चॉइस, बट यू सी देयर इज a bad thing which is always attached to something, to everything। और bad क्या है? bad ये है कि कॉर्पोरेट में जो आप चाहते हैं एज अ लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट में अगर आप जाएंगे, मोस्ट ऑफ द विमेन दे गो इन द कॉर्पोरेट। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट में पैकेज बहुत अच्छा होता है एंड देयर इज रिकॉग्निशन। ठीक है, कंपनी के अंदर में रिकॉग्निशन मिलता है, प्लस एक फिक्स सैलरी होती है जो कि आपको मिलती है। बट इसका डार्कर साइड क्या है? द डार्कर साइड इज कि कंपनी जब आपको एज अ कॉर्पोरेट लॉयर रखी है तो वो आपको निचोड़ लेगी, तो गारंटीड है आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं। फिर आपको 24 घंटे कंपनी के हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि कंपनी आपको पे कर रही है तो कंपनी चाहेगी कि आप उसके हिसाब से काम करें, न कि अपने हिसाब से। बट वही चीज अगर आप प्राइवेट लॉयर की तरह काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, तो वहां पर आपके पास फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लाइंट चूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीडम आपको तब नहीं मिलेगा जब आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं।
बट अगेन एवरीथिंग हैज गॉट अ बून एंड अ बेन। हर चीज का एक फायदा है और हर चीज का नुकसान भी है। तो इसीलिए ये नहीं सोचिए कि सिर्फ नुकसान ही है या फायदा ही है, दोनों ही चीजें मिलेंगी। तो आप सक्षम कैसे हैं, आप किस चीज में सक्षम है? बिकॉज आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वर्क फॉर विप्रो फॉर अराउंड 7 months। विप्रो लिमिटेड के लिए मैंने काम किया था। आई डेंट लाइक द कल्चर, प्राइवेट कल्चर मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। और मेरे पास कोई मजबूरी भी नहीं थी कि मुझे नौकरी करनी ही करनी, बिकॉज फाइनेंशियली वेल बीइंग है इतना कि उस वक्त जो है नौकरी नहीं करता तो भी काम चल जाता। इसीलिए आई ऑप्टेड फॉर समथिंग एल्स, आई लेफ्ट द जॉब। दे ट्राइड टू परसुएड मी कि आप नौकरी करिए बिकॉज दिस इज देयर जॉब। बट आपको क्या अच्छा लगता है आप ये डिसाइड करिए, किसी के भी प्रेशर में आकर काम नहीं करिए, नहीं तो फिर वो काम आपके लिए हेडेक बन जाएगा। वो फिर वो काम नहीं रह जाता, हेडेक बन जाता। फिर आप डेली घर आइएगा और गाली दीजिएगा अपने बॉस को कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो तो किसी काम का नहीं है, मैं उससे ज्यादा जानता हूँ, वो तो कुछ नहीं जानता। डेली इस किचकिच से अच्छा है कि आप जो है प्रैक्टिस खुद से करिए। लेकिन अगर आप उस कल्चर को पसंद करते हैं, और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि यू गो फॉर इंटर्नशिप्स। आप जितना ज्यादा हो सके एलएलबी के दौरान में ही इंटर्नशिप्स कर लीजिए, सो दैट यू बिकम वेल अवेयर अबाउट द कल्चर कि क्या आप उस कल्चर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इंटर्नशिप्स ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा 1 ही महीने के लिए करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कंपनीज में। तब जाकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो जो कल्चर है वो आपके अडॉप्शन के लायक है या नहीं है, ठीक है। सो वो चीज आप करिए। दूसरा चीज ये है कि लॉज आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। लॉ तो आपको सारे के सारे पढ़ने ही है एनी हाउ, तो आप अच्छे से पढ़िए, फिर जाकर देखिए कि उन लॉज के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। कंट्रोल इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप कितनी जल्दी उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे देते हैं, है ना। बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास लेकर आता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसका कैसे जल्दी सोल्यूशन आप दे सकते हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड योर स्किल। उस चीज को आपको खुद ही भापना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं भाप सकता है। तो अभी समय है, अभी आप एलएलबी कर रहे हैं, अभी समय है, आप उस चीज को भापिए अपने लिए, ठीक है। अभी 3 साल के दौरान में आप ये भूल जाइए फेलियर क्या होती है। यू विल फेल 100 of times, बट ईच टाइम यू विल लर्न समथिंग न्यू। अभी का जो फेलियर होता है ना, देखिए बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे ना, जो बड़े लोगों के साथ खेलते थे, बोलते थे ना कि इनका दूध भात है, यानी कि इनका कोई माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपका दूध भात है एक तरीके से। हमारे भाषा में दूध भात कहते थे, आपके यहाँ क्या कहते थे नहीं पता। सो वहां पर आप अभी जितना गिरिएगा उतना मजबूत बनिएगा, उतना स्ट्रांग बनिएगा आफ्टर डूइंग एलएलबी। अभी जितना हाथ पैर आप मारिएगा उतना अच्छा स्विमर बनिएगा। अभी आप जितना प्रयत्न करिएगा उतना अच्छा आप कैरियर बना पाइएगा आफ्टर एलएलबी। तो अभी आप हेजिटेट मत करिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पैर पकड़ना पड़े पैर पकड़ लीजिए अच्छे वकील के कि सर मेरा इंटर्नशिप ले लीजिए आप, ठीक है। हो सकता है 2-3 लोग आपको नहीं लेंगे, लेकिन चौथा आपको जरूर ले लेगा। अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर यू टू गिव इंटर्नशिप्स, वो मना करता है तो उससे गिड़गिड़ाइए और करिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर। अपने ईगो को साइड रख दीजिए और रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज ले लीजिए, भला हो जाएगा। जो भी जिस भी तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी का हेल्प लेना, किसी के सामने रिक्वेस्ट करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इसमें बुराई होती तो जितने भी आज की डेट में दिग्गज निकले हैं दुनिया में, कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पर उनको उनके गुरु ने नकार दिया था लेने से। बट उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया, इतना रिक्वेस्ट किया कि वो उनको हार कर मानना ही पड़ा। इंडिया ही में आपके मूवीज बनते हैं एमसी मैरी कॉम के ऊपर। मूवी देखी है ना आप लोगों ने, एमसी मैरी कॉम वाली, द टीचर डिनाइड, हम नहीं सिखाएंगे, फिर भी वो डेली खुद आ जाती थी। तो वैसा आपको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा अपने ईगो को साइड रखकर, इफ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ। इफ नॉट तो फिर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा इस टॉपिक के अंदर में आपको जो सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब पूरा का पूरा बेयर एक्ट आपको पढ़ना है, कंपटीशन लॉ का, और
मार्केट किस तरीके से रेगुलेट होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इस सब्जेक्ट में। उसके बाद एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स किस तरीके के होते हैं, रिकॉग्नाइज करना बताया जाएगा। अगर अपना डोमिनेंट पोजीशन है तो उसका अब्यूज अगर आप कोई कर रहा है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है वो बताया जाएगा। और बेसिकली इसमें पूरा का पूरा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, किस तरीके से दो कंपनीज जो है वो अमेलगमेट कर जाती हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है ना। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये आपने सुना होगा। तो बड़ी मछली अगर सारी छोटी मछलियों को खा जाएगी तो एक दिन बड़ी मछली भी तो मर जाएगी, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए। इसीलिए एक रूल होता है ओशन का भी कि जितना भूख है उतने ही खाने दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए बड़ी मछली और छोटी मछली समुद्र में यदि रहती है तो उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, बट अगर आप उनका पालन कर रहे हैं, मछली पालन वगैरह करते हैं, तो आप उसको रेगुलेट करते हैं कि मुझे इतना ही करना है ये चीज। ठीक है, तो रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है मार्केट को, और इसी के लिए आपको कंपटीशन लॉ जो है वो लाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कंपटीशन एक्ट में पढ़िएगा। कंपटीशन एक्ट लोग बहुत लेते हैं। कंपटीशन एक्ट का बेनिफिट है कॉर्पोरेट फील्ड में, क्योंकि आपका काम जो है इस सब्जेक्ट का वहीं आता है, बिजनेस में। इसके अलावा आपको और कहीं इसका यूज नहीं आएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू गो इन द कॉर्पोरेट फील्ड देन यू मस्ट रीड कंपटीशन लॉ। इज एवरीथिंग क्लियर या कुछ डाउट है आपके मन में? बोलिए। क्लियर है या ऑल क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? नहीं सर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला क्या है? अगले में आपका जेंडर जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कंपटीशन लॉ हो गया, ह्यूमैनिटेरियन लॉज एंड रेफ्यूजी लॉज। नाउ दिस सब्जेक्ट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी बिकॉज मटेरियल बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। इसका मटेरियल जो है बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है, एंड दिस इज कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत रेलेवेंस इंटरनेशनल स्फेयर में है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि रोहिंग्यास जो ट्राइब थी, है ना, म्यांमार की, वो इंडिया आ गई थी। अब उनको एज अ रेफ्यूजी इंडिया ने ट्रीट किया था, तो क्या इंडिया उनको उनके साथ कुछ भी कर सकती है? क्या इंडिया उनके आने पर रोक लगा सकती है? क्या इंडिया उनके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकती है? ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे कि एक रेफ्यूजी अगर आता है आपके कंट्री में, अपने कंट्री से प्रताड़ित है, और आपके पास यदि आता है, वो जैसे दलाई लांबा आए थे इंडिया एज अ रेफ्यूजी, तो उनके साथ में किस तरीके का व्यवहार कर सकता था भारत, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एंड रेफ्यूजी लॉज जो है वो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। तो उस चीज को आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। इसका रेलेवेंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ज्यादा है, तो अगर आप इंटरनेशनल स्फेयर में ह्यूमैनिटेरियन लॉज को परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, देन यू मस्ट स्टडी दिस चैप्टर, बट मटेरियल विल नॉट बी अवेलेबल एट वन प्लेस, और इसका जो दुखी है वो भी नहीं है। तो एग्जाम टाइम अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ते हैं, तो फिर इस सब्जेक्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप पूरा सेमेस्टर पढ़ेंगे तो फिर सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखे हैं आप खुद जानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग रखिए। जैसे इसका सिलेबस उठाइएगा तो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज द डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उसके बाद जो नेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज के ऊपर, वो आपको पढ़ना होगा, जैसे जेनीवा कन्वेंशन, और अलग अलग मैक्सिम्स जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी जेनेवा कन्वेंशन के अंदर में। उसके बाद आपके जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक के अंदर में प्रोटेक्शन ऑफ डिफेंसलेस। अगर कोई डिफेंसलेस है, अगर आप अपना कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो आपको पता है कि आपका जेनीवा कन्वेंशन है, उसी के अंदर में प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर आप कोई प्रिजनर है वॉर का, जैसे आपका जो अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था,
तो इसमें आपका एक पर्सन आपके वहां पर रह गया था, अभिनंदन शायद नाम था ना उनका। तो वो जो है वो पाकिस्तान में रह गए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है उसे लौटाना पड़ा उसे, अभिनंदन सर को। क्यों? क्योंकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर की जो ट्रीटी है जेनीवा कन्वेंशन, उसके हिसाब से आपको वापस करना पड़ता है, क्योंकि आप नहीं रख सकते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर को। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं? जेनीवा कन्वेंशन में लिखे गए हैं। So it is not only about your refugees, but also about protection of the humanitarian laws between the nations. Nations के बीच में humanitarian laws को protect करने के लिए जो laws हैं वो आपको इसमें पढ़ना होगा। Then what are the methods and means of warfare? अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं एक कंट्री के साथ, तो कौन कौन से रास्ते हैं जिससे कि आप लड़ेंगे तो वो लीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। जैसे अमेरिका जो है वो अक्सर जो है लड़ाई करते रहता है दूसरी कंट्रीज के साथ में, बट कभी ना कभी ऐसा है, सिचुएशन भी आया है जब अमेरिका वाज नॉट जस्टिफाइड, अमेरिका जस्टिफाइड नहीं था वॉर करने के लिए। आपने पढ़ा था वो केस, है ना, कौन सा वाला केस था, निकारागुआ वर्सेस यूएसए का केस पढ़ा होगा आपने इंटरनेशनल लॉ में, जिसमें कि अमेरिका वाज नॉट जस्टिफाइड, कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ा था। सो वो चीज आपकी जो, जब आप लड़ाई पर आते हैं, वैसे तो पीसफुल तरीके भी हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, बट इफ वो चीज आप करते हैं तो वो नहीं हो पाता है प्रॉब्लम सॉल्व, देन इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर वॉर, आपको फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो लड़ाई जब आप लड़ते हैं तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, और उस दौरान अगर आपको कोई प्रिजनर मिल जाता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको कहते हैं, तो उनको आप कैसे ट्रीट करेंगे, उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे, एंड इन केसेस आपको वापस भी करना पड़ेगा उन लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस सब्जेक्ट के अंदर में पढ़ेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक के अंदर, अगर आप इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉज में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप फ्यूचर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन वगैरह या जो इंटरनेशनल कन्वेंशन या इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, बट इसका मटेरियल बहुत स्कैटर्ड है, इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स बनाए गए हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर पार्ट बी के अंदर में रेफ्यूजी लॉज क्या क्या है, हिस्ट्री क्या रहा है रेफ्यूजी लॉज का। ठीक है, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन लॉ और रेफ्यूजी लॉज जो है वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ रेफ्यूजी, हाउ टू प्रोटेक्ट द रेफ्यूजी, व्हाई टू प्रोटेक्ट द रेफ्यूजीज। ठीक है, तो 1951 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था रेफ्यूजीज के लिए, वो किस तरीके से काम करती है। सॉल्यूशन टू रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, अगर रेफ्यूजी का प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे आपने देखा कि जितने भी आपके उधर नॉर्थ ईस्ट में जो रेफ्यूजीज आए थे, उन लोगों ने मांग शुरू कर दी थी। आप लोगों को अगर याद हो तो दिल्ली के अंदर में उन लोगों ने मांग शुरू कर दी थी कि हमें सिटीजनशिप चाहिए। सिटीजनशिप का जो एक्ट आया गया था ना, सीएए जो पास किया गया था, तो वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसलिए क्यों हो गया था, इसका रीजन यही था कि बहुत सारे बांग्लादेश से जो लोग आए थे वहां पर, उनको रेफ्यूजीज के तौर पर आए थे या फिर काम करने के लिए वहां पर आए थे, और काम करते करते वहां बस गए थे। अब अगर ऐसा हो जाए कि हम जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे कंट्रीज को अलाउ कर दी कि आओ भाई आओ, जितना आना है आओ, तो हमारे जो लोग हैं उनका क्या होगा। वैसे ही इतना प्रेशर है, हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है, तो बाहर से यदि लोग आ गए तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो वैसे में अपने जो लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, और इसीलिए ये लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, कि रेफ्यूजीज जो आते हैं उनको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दें, साथ ही साथ ये नहीं कि रेफ्यूजी है तो फिर बस उनको अपना सिटीजन ही बना लीजिए, ये भी नहीं है। ठीक है, रेफ्यूजी रेफ्यूजी की तरह ही होने चाहिए। ठीक है, आप उस कंट्री के साथ में नेगोशिएशंस कर लीजिए जिस कंट्री के वो सिटीजन्स हैं, कि आप इनको वापस बुला लीजिए, इनको राइट्स जो है वो दे दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स में जाइए, वहां पर अपील करिए, और फिर जाकर उन रेफ्यूजीज के लिए लड़िए। ये आपको करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको ये सब्जेक्ट समझा देगा, पढ़ा देगा, और यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप करिए, बट ना दुक्की मिलेगी, ना बेरेक्ट है, और ना ही आपके मैटर जो है एक जगह पर मिलेगा, स्कैटर्ड मिलेगा। ठीक है, इसकी एक बुक आती है
आई थिंक उसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो उसमें भी आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी, सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में, जो पढ़ते हैं उनको, कि मटेरियल नहीं मिल पाता है। फिर वो इधर उधर से मटेरियल थोड़ा बहुत मांगते हैं, थोड़ा उधर से मांगते हैं। ये चीज प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना ऑप्शन चूज करिएगा। अभी मैंने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बताया ही नहीं है बेटा। ठीक है, अभी तो मैं यहीं पहुंचा हूं ना, ह्यूमैनिटेरियन एंड रेफ्यूजी लॉज। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 1। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ 1 जो है इसके अंदर में जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, तो इंजीनियर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं कि टेक्निकलिटी किस तरीके से काम करती है। अगर कोई चीज टेक्निकल है तो वो कौन कौन सी चीजों पर फोकस करती है, तो इंजीनियर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। प्लस आई टेल यू कि पेटेंट ऑफिसर नाम से एक ऑफिसर होता है। जो भी आपके पेटेंट होते हैं ना, जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं अपने पेटेंट्स को, तो उससे पहले जो इंजीनियर्स हैं यानी जो पेटेंट ऑफिसर हैं, वो पहले देखते हैं कि ये चीज ऑलरेडी पेटेंट कहीं किसी ने करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। और उसके बाद एक मैनुअल आता है उनका, उसमें वो पब्लिश करती है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस पेटेंट के ऊपर तो आकर हमें इन्फॉर्म करे। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करते हैं। यानी अगर किसी ने ऑलरेडी उस चीज को पेटेंट करा रखा होगा, वो उस मैनुअल को पढ़ेगा, तो फिर वो ऑब्वियसली आएगा और फिर वो बताएगा कि देखिए भैया हमें प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पेटेंट करा लिया है। ये किया जाता है एक चीज। तो ये दूसरा चीज ये है कि वो देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज यूनिक है भी कि नहीं है। जिस चीज का आप पेटेंट कराने आए हैं वो चीज एक्चुअली में यूनिक है भी कि नहीं है। तो अब वो कैसे जानेगा कि वो यूनिक है भी कि नहीं है? उसके लिए लॉ होने चाहिए ना कुछ। आर्बिट्ररी तो कुछ नहीं कर सकता है, वो उसको यूनिक लगेगा तो यूनिक हो जाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं होगा, ऐसा तो होगा। सो देर आर लॉज फॉर दैट, देर आर प्रेसिडेंट्स फॉर दैट, देर आर जुडिशियल डिसीजंस फॉर दैट, कि आप किसी चीज को यूनिक कब कहेंगे, जब आप ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे और ये क्राइटेरिया में सब टिक मार्क होगा, तभी जाकर वो चीज यूनिक होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी यूनिक। तो आपका इसके अंदर में आईपीआर में आपको बहुत सारे आईपीआर पढ़ने हैं। जैसे आपको 4th सेमेस्टर के अंदर में आईपीआर 1 पढ़ना है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप चूज करते हैं तो। 5th सेमेस्टर में आईपीआर 2 पढ़ना है। तो आईपीआर 2 में जो बाकी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो मटेरियल्स हैं, जो राइट्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका 3rd सेमेस्टर के अंदर में आप पढ़ेंगे ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, प्लस उससे पहले वाला भी जो ट्रेडमार्क एक्ट था वो भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना पड़ेगा ना कि पुराना जो डिसीजंस है वो भी आपको पढ़ना है। तो पुराना डिसीजन तो पुराने एक्ट्स के आधार पर दिया गया होगा ना, लेकिन आज की डेट में जो एग्जिस्टेंस में है ट्रेडमार्क एक्ट वो है 1999 का। उसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। उसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट 2000। तो मेन जो एक्ट है वो है आपका ट्रेडमार्क एक्ट, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। टेक्निकलिटी वाले सब्जेक्ट हैं ये, और इनको आपको टेक्निकलिटी से ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल रहना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी नाम को सोचिए और उस नाम को क्या आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया है उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगा। उसको एक क्राइटेरिया दिया गया है फ्रॉम द लॉ, रूल्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, तो उस लॉ के आधार पर ही वो काम करता है। तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर में पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क। और फिर उसके बाद फिर 5th सेमेस्टर के अंदर में आप उसी का कंटिन्यूशन पढ़ेंगे, पेटेंट एक्ट 1970, कॉपीराइट एक्ट 1959 या 1960 आई गेस। तो ये आपका कंटिन्यूएशन है उसका। जो आप आईपीआर 1 में पढ़ेंगे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आईपीआर 2 के अंदर। तो अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, मतलब कि अगर आप पेटेंट ऑफिसर का हर 3 साल में वैकेंसी आता है, ठीक है, और पेटेंट ऑफिसर की सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 60-70,000 के लगभग होती है स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। तो वो अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है देन इट विल बी अ बिट ट्रिकी फॉर यू। आई विल नॉट से डिफिकल्ट, आई विल से ट्रिकी, बिकॉज लॉ में आपका एप्लीकेशन पार्ट हर जगह मिलेगा आपको, और ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो आपको ये पढ़ने में मजा आएगा if you study it right from the beginning, but end moment पर if you will sit to study, हौच पौच हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। दैट इज श्योर, दैट इज श्योर मतलब श्योर, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल। ओके, सो आईपीआर के अंदर में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। देन एक और सब्जेक्ट है आप, यस बोलिए। तो सर जो पेटेंट अटॉर्नी होता तो जो इंजीनियर होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं ना, नहीं और नहीं आफ्टर नहीं नहीं, लॉ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट होना चाहिए बस। ओके सर। ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, एलएलबी की डिग्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये था आपका आईपीआर 1 का कि क्या किसमें कैसे होगा। और कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। लास्ट जो सब्जेक्ट है उस पर बताऊंगा मैं। सर ये बताइए। सब्जेक्ट स्कोरिंग है क्या? सारे के सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो स्कोरिंग नहीं है, बट यू हैव टू राइट द राइट स्टफ। सही चीज लिखिएगा तो सब में मार्क्स आएगा। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ओके, so now the last subject is your legislative drafting. लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि लेजिस्लेशन जो हम आज की डेट में आप पढ़ते हैं, जैसे कंपटीशन एक्ट, जैसे इंडियन पिनल कोड, जैसे सीआरपीसी, ये सारे के सारे पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं और फिर प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है। लेकिन पार्लियामेंट में डिस्कस करने से पहले जो ड्राफ्टर्स हैं, जो आपके लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको उनकी एक टीम बनाई जाती है और उनको कहा जाता है कि आप इस चीज के ऊपर एक कानून हमारे को लिख कर दीजिए। और फिर कानून को लिखने के बाद में फिर ये जो एमपीज एंड एमएलए जो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा और ये जो विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, ये लोग उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, और फिर अमेंडमेंट करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं ड्राफ्टर्स को कि ये अमेंडमेंट किया है हम लोगों ने, आप इसमें चेंज कर दीजिए, ठीक है। बट एक्चुअली में जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना किसी भी बेयर एक्ट में जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, दिस लैंग्वेज इज गिवन बाय द ड्राफ्टर। जो ड्राफ्ट करता है ना इस पूरे के पूरे एक्ट को, उसने ये लैंग्वेज लिखा है और उसने बहुत ही ज्यादा बारीकी से लैंग्वेज एक एक वर्ड को वहां पर रखा है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर में आपको यही पढ़ना है कि एक एक्ट है, उस एक्ट में जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो क्यों लिखी गई हैं, उसका रेलेवेंस क्या है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है आपको यदि कह दिया जाए कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आप एक एक्ट हमें लिख कर दीजिए, ड्राफ्ट करके दीजिए, एक बिल ड्राफ्ट करके दीजिए, तो आप उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। क्या आप उसमें सबसे पहले इंक्लूड कर सकते हैं कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि रेगुलेट करेगा इन सभी चीजों को। फिर बताइएगा कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद बता सकते हैं कि पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी जा सकती है। उसके बाद बता सकते हैं कि यदि आप एक दो से ज्यादा बच्चे करते हैं तो आपके अगेंस्ट में सैंक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में है कि अगर आप अभी राजस्थान में ही एक लॉ पास हुआ था जिसमें कि कहा गया था कि अगर आप 2 से ज्यादा बच्चे करते हैं तो आप जो है इलेक्शन में नहीं लड़ पाएंगे, पंचायत इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या था, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए था, ठीक है। और स्टार्ट कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। नाउ दिस व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिल, और वो जब वो बिल पास होकर आता है आपके पास तो वो एक्ट होता है। बट व्हाई डज द ड्राफ्टर मेंशन सच अ थिंग इन द एक्ट, क्यों उसने ये लिखा, आखिर उसने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया जिसकी वजह से उसने ये चीज लिखी, ठीक है। ये सारी चीजें आप जो है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में पढ़िएगा। तो बेसिकली जब आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको किस चीज का नॉलेज हो जाएगा कि आप
इंडिया में जितने भी एक्ट्स होते हैं उन सारे के सारे एक्ट्स में जो भी प्रोविजंस डाले जाते हैं उन प्रोविजंस को क्यों लिखा जाता है और उसी तरीके से क्यों लिखा गया है और उनके क्या क्या एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आप इवॉल्व कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यू विल लर्न हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट एंड ऑल्सो हाउ टू राइट अ बेयर एक्ट। आप खुद से भी फिर एक बेयर एक्ट लिख सकते हैं। तो ये आप लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यदि लेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी और आप फिर अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जो सिलेबस है इज वेरी बड़ा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उसमें लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली दो टॉपिक से आते हैं। एक है आपका एक एक्ट लिखने के लिए, आपको एक टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक एक्ट लिखना होगा, और दूसरा लिखना है आपको लेजिस्लेटिव स्कीम। लेजिस्लेटिव स्कीम में आपको क्या क्या लिखना होता है? लेजिस्लेटिव स्कीम में ये लिखना होता है कि इस एक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों पर आपने रिसर्च किया है, इस एक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों को आपने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया है, वो सारी की सारी चीजें आपको लेजिस्लेटिव स्कीम में, मतलब आपको एक स्कीम तैयार करनी है जिसके आधार पर आप एक्ट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के ऊपर एक एक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको तैयार करना पड़ेगा एक स्कीम। स्कीम में क्या क्या चीज आप लिख सकते हैं कि आपने किन किन चीजों को कंसिडर किया उस एक्ट को लिखने में। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने पहले चेक किया कि इंडिया में कौन से स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके रीजंस क्या क्या है, और अगर कोई पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई इंडेक्स अगर कोई रिलीज होता है तो उनको उसको भी रेफरेंस में आपने लिया। तो ये सारी चीजें जब आप अपने टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे तो इस पूरे चीज को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव स्कीम। तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। ऑलरेडी कोई अगर एग्जिस्टेंस में कोई लॉ है उस टॉपिक के ऊपर तो वो आप लिखेंगे लेजिस्लेटिव स्कीम के अंदर, उसको आपने ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या क्या कमियां थी, उसमें क्या क्या अच्छी बातें थी, वो सारी चीजें अगर अच्छी थी तो आपने यहाँ भी इंक्लूड कर दी, कमियां थी तो आपको उसने उस भरपाई कर दी उस कमी को इस नए एक्ट में। तो ये सारी चीजें आप लेजिस्लेटिव स्कीम में लिखिएगा। तो बेसिकली यही दो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। नाउ आई टेल यू कि मैंने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग लिया था बिकॉज मेरा ये है कि मुझे लॉ अच्छे से सीखना है, एक्ट्स तो मैं बाद में भी खुद से पढ़ लूंगा। तो इसीलिए मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक चूज किए हैं मैंने इसीलिए ऐसे चूज किए हैं जिसमें कि मुझे लॉ समझ आए, एक्ट तो मैं खुद से भी समझ लूंगा। अगर मुझे लॉ पढ़ना आ गया, लॉ समझना आ गया, तो मैं एक्ट्स तो जितने भी है खुद से भी उठा के पढ़ सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट्स लिए थे, प्लस थ्योरेटिकल थे तो ज्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं। मटेरियल्स इसके भी आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, बट एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस दो टॉपिक से पूछते हैं इसके अंदर एग्जाम में, सो यू नीड नॉट टू वरी। उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करिए, नोट्स टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, सफिशिएंट है, उससे आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में और इसके अलावा और कुछ नहीं, तो यही है। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है फॉर सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल। और आई होप कि इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट रहेगा आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। एक सर क्वेश्चन है, बोलिए। ये सर जुडिशरी अगर करना हो तो फिर कौन सा चूज करने में अच्छा रहेगा? कंपटीशन लॉ और आईपीआर। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? यस, सारे डाउट क्लियर हो गए? अब समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा?
या कुछ और भी है? अदरवाइज इस सेशन का फिर कोई पर्पस नहीं रह जाएगा अगर आप कुछ पूछेंगे नहीं। थैंक बोलिए। ये सर आईपीआर का सर यू सर समझ में आ जुडिशरी में गया। क्या काम है सर? आईपीआर का सर जुडिशरी समझ में में ये आ काम गया, है कि थैंक यू। आपको सब्जेक्ट, आईपीआर का ये काम है कि आपका सब्जेक्ट्स होते हैं किसी किसी स्टेट में, वो आपके आईपीआर को पूछते हैं। तो जुडिशरी तो हर स्टेट का अलग अलग होता है ना, तो किसी किसी स्टेट में आईपीआर बहुत वेटेज रखता है। जैसे सर बिहार जुडिशरी में तो कमर्शियल लॉ है, तो फिर सही रहेगा या नहीं? बिहार जुडिशरी के लिए आईपीआर उतना ज्यादा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। देखिए डिपेंड करता है, कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज डिपेंड करता है कि आपकी कैलिबर कितनी है। अगर आपकी कैलिबर अच्छी है then in that case company will pay you more than 3-4 lakhs per month. But अगर आप स्टार्टर हैं, नए हैं, तो फिर आपको उतना ज्यादा पे नहीं करती हैं, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे वो बढ़ ही जाता है। सो वो बहुत अमाउंट तक जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। बट आप स्टार्टिंग जब करिएगा तो 50,000 40,000 ऐसे आपको मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा सवाल यह है कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का जुडिशरी में कोई रोल नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग आप यदि पढ़िएगा तो आपका जितना भी बेयर एक्ट्स है वो सारा का सारा आपको पढ़ना आ जाएगा और वहां से आपको फायदा। बाकी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर जुडिशरी, फॉर लिटिगेशन, कहीं भी नहीं इम्पॉर्टेंट। बट इस चीज का मदद आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगा, हर बेयर एक्ट में आपको इस चीज का मदद मिलेगा। ठीक है। और कुछ? और कुछ? ठीक है फिर। आई होप क्रिमिनल फील्ड में कौन सा पेपर अच्छा होगा। क्रिमिनल फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आप वही लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ले सकते हैं। और बाकी तो कोई भी आपका क्रिमिनल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ओके ठीक है फिर। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।